अच्छा बेटा, हमने लास्ट लेक्चर में जो हमने कवर कर लिया था वो बेसिकली ग्रुप वन ग्रुप टू नाइट्रेट्स की थर्मल डिकम्पोजिशन का हमने डिस्कशन कर लिया था। ग्रुप वन ग्रुप टू कार्बोनेट्स की थर्मल डिकम्पोजिशन की बात की थी हमने। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स की बात की थी हमने। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स इन ग्रुप टू के ऑक्साइड्स की बात कर ली थी, इन ग्रुप वन के ऑक्साइड्स की। और उनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें ग्रुप वन ग्रुप टू के बारे में पढ़ ली थी। अब एस ब्लॉक में अगली चीज जो इंपॉर्टेंट आप लोगों को पता होनी चाहिए वो है फ्लेम कलर। ठीक है, फ्लेम टेस्ट में डिफरेंट मेटल्स का, ग्रुप वन ग्रुप टू के मेटल्स का क्या कलर आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सो अब आप लोग फ्लेम टेस्ट की हेडिंग बनाओ, ठीक है। और उसके नीचे अब ये कलर याद करने, ठीक है। इसके पीछे एक्सप्लेनेशन क्या है बेटा? एक्सप्लेनेशन अगर हम कहें ना तो इतनी कोई मुश्किल नहीं है खास, लेकिन ये है कि वो मैं आगे क्या बोलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। अभी इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ कलर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैं पहले ये करवा रहा हूँ, ठीक है। इसमें अगर मैं वर्बली तुम लोगों को थोड़ा सा बता दूं तो जब आप फ्लेम में डालते हो ना तो होता क्या है, इलेक्ट्रॉन हीट एनर्जी लेके एक्साइट कर जाता है। क्या कर जाता है? एक्साइट कर जाता है, ऊपर आ जाता है। ठीक है, एक नए शेल के लेवल पे आ जाता है, एक न्यू शेल पे ऊपर आ जाता है। होता क्या है, एनर्जी ली ऊपर आ गया, एक्साइट कर गया। अब क्या होता है, वो जब वापसी ग्राउंड स्टेट में, वापसी अपनी उस स्टेट में जाता है जहां था वापसी पहुंचता है, तो क्या होता है कि भाई वो एनर्जी लेके जब ऊपर आया था तो जब वापसी नीचे जाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। सो एनर्जी रिलीज करता है इन टर्म्स ऑफ फोटोन। सही बेटा, किस में एनर्जी रिलीज करता है? इन टर्म्स ऑफ फोटोन। अब बेसिकली वो फोटोन डिफरेंट वेवलेंथ, बेसिकली उसमें जो एनर्जी निकलती है, बेसिकली रेडिएशन निकलती है या बोलो लाइट वेव्स निकलती हैं, वो बेसिकली अगर हम बात करें तो वो डिफरेंट वेवलेंथ्स की होगी। तो आपको डिफरेंट कलर्स बेसिकली फ्लेम के अंदर नजर आते हैं। सही, तो एक बेसिकली ये बिल्कुल बेसिक इंट्रो है फ्लेम टेस्ट का कि भाई इस वजह से ये हो रहा है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को क्या याद होना चाहिए कि कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद होने चाहिए। अब सुनना, जो आपका लिथियम है उसका जो फ्लेम टेस्ट का रिजल्ट आता है, क्रिम्सन 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 रेड कलर की फ्लेम होती है। सही है। सोडियम की बात करूं तो जितने कलर्स हैं मेरे पास मैं उस हिसाब से ना लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। गोल्डन येलो करके होती है, लेकिन ये कि देखते हैं आप लोगों को ये कलर अच्छा नजर आ रहा होगा तो गुड। तो सोडियम की गोल्डन येलो करके, येलो ऑरेंज भी कहते हैं, तो इस तरह की फ्लेम आपको मिलती है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं पोटेशियम की बात करूं तो पोटेशियम कुछ थोड़ा सा अगर हमारे पास ये ले लेते हैं, लिलैक कलर की होता है। तो ये पोटेशियम जब जलता है तो उसका फ्लेम क्या होता है? लिलैक, या बाजोकात उसको वॉयलेट कलर भी इस्तेमाल किया है। ठीक है। और अगर हम बात करें आगे रुबीडियम के फ्लेम की, तो रुबीडियम का फ्लेम, अच्छा ये जो कलर्स से लिख रहा हूँ जरूर ऐसे नहीं दिखेंगे, बिल्कुल 100% ऐसा नहीं है कि ऐसे ही दिख रहे होंगे आप लोगों को फ्लेम। वो मैं थोड़ा सा अलग अलग आपको याद हो जाए, थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ जाए, इसलिए मैं इस कलर्स में लिख रहा हूँ। सही है। अगर किसी को थोड़ा सा हो कि यार रियलिटी में किस तरह कलर्स दिखते हैं, तो सब यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं जब बर्न करके इन मेटल्स को दिखाया गया, इनके सॉल्ट सॉल्यूशंस को बर्न करके दिखाया गया, फ्लेम टेस्ट करवाए गए, तो वहां जाके कलर जरूर नोट कर सकते। सही है, तो रुबिडियम का पर्पल या रेड, वॉयलेट। और सीजियम ब्लू। सीजियम जो होता है, सीजियम जो होता है वो होता है ब्लू फ्लेम से जलता है। ठीक है, ब्लू। ठीक है। अब बात करते हैं दो जो कि बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आ रहे हैं। अब इसके बाद बेटा उनके लिए एक खास बात याद रखना कि वो कोई फ्लेम कलर नहीं देते हैं। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम क्या, ये दोनों क्या नहीं देते हैं? कोई फ्लेम कलरेशन नहीं देते हैं, डज नॉट शो एनी फ्लेम कलरेशन। ठीक है। सो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम याद रखना, इस बक्सा बना के यहाँ इसके सामने लिख देना, डज नॉट शो फ्लेम कलरेशन। अब बेसिकली इस पे भी क्या है बेटा, होता ये है कि इतनी ज्यादा बेसिकली फ्लेम में जब कांटेक्ट में आते हैं तो इनका इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा समझ लो हाई एनर्जी चाहिए होती है ऊपर जाने के लिए, और फिर जब वो वापसी ग्राउंड स्टेट में आएगा तभी बेसिकली मैंने यही बताया ना कि जब आप हीट देते हो तो वो बेसिकली क्या बोलते हैं, ऊपर एक्साइट होता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, फिर वापसी वो इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। सो बेसिकली उस वजह से आपको कलर्स दिखते हैं डिफरेंट स्पेक्ट्रम में। सो ये बेसिकली डिफरेंट स्पेक्ट्रम में वेव्स निकलती है, डिफरेंट वेवलेंथ की वेव्स निकलती है, जिसमें आपको हर वो अलग अलग कलर दिखा रहा होता है। अब इंपॉर्टेंट बात ये, बेरिलियम मैग्नीशियम के साथ ये सीन होता ही नहीं है। सही, बिकॉज समझ लो उनके इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है जो बेसिकली फ्लेम में नहीं मिल रही होती। बस एक सिंपल रीजन बता रहा हूँ कि नहीं दिखाते हैं इस वजह से ये कलर। अब बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम ब्रिक रेड देता है, तो थोड़ा सा हम रेड के अंदर यहाँ कलर जाके थोड़ा सा अगर डार्क रेड, यस ये रेड सही है। सही है, तो ब्रिक रेड देखें
तो कैल्शियम जो है ना, ओ ये तो पर्पलिश हो गया थोड़ा सा। अभी मैंने ब्रिक रेड बनवाया तो ओके। यार ये ब्रिक रेड तो नहीं बन रहा, लेकिन ये कि ईंटें देखी है, लाल ईंटें देखी हैं, ठीक है, जैसे बहुत सारे किले भी बने हुए हैं, सही है। तो ब्रिक रेड बेटा फ्लेम से कैल्शियम जलता है। इसके अलावा हम स्ट्रोंटियम की बात करें तो भाई स्ट्रोंटियम भी जिस तरह आपका ऊपर क्या बोलते हैं लिथियम जल रहा था, उसी आसपास उसी फ्लेम से जलता है क्रिम्सन रेड। सही है। तो अगर मैं स्ट्रोंटियम की बात करूं तो वो किससे, कौन सी फ्लेम से जलता है, क्रिम्सन रेड। और सबसे एंड में हम आ जाते हैं बेरियम पे। बेरियम एप्पल ग्रीन कलर, सही है, लेकिन एप्पल ग्रीन थोड़ा सा लाइट इस तरह का कलर होता है, दिस इज एप्पल ग्रीन बेटा। सो बेरियम एप्पल ग्रीन कलर से, इसकी मतलब बेसिकली इसका फ्लेम टेस्ट में आपको कौन सा कलर का फ्लेम मिलेगा, एप्पल ग्रीन कलर। सो बच्चों ये कुछ फ्लेम टेस्ट हैं ग्रुप 1 ग्रुप 2 के, जो आप लोगों को याद होने चाहिए, पता होने चाहिए, सही। तो ये फ्लेम टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैंने अपने टाइम पे कैल्शियम का बहुत देखा है, बेरियम का बहुत देखा है, ठीक है। ये दो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बाकी स्ट्रोंटियम भी पूछा जाता है एंड सोडियम भी पूछा जाता है, सही, सोडियम भी पूछा जाता है। एंड क्या बोलते हैं, बेसिकली ये कलर्स आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। और जिसको नहीं याद हो रहे हैं उसको याद करने की सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ बेटा। जाके यूट्यूब पे आप लोग इन फ्लेम टेस्ट की वीडियो देखो, वहां पे आपको जब एक दफा कलर नजर आ जाएंगे ना प्रैक्टिकली, जब इंसान को प्रैक्टिकली चीजें विजिबल हो जाती हैं कि यार ये अच्छा, इसको हम कह रहे हैं क्रिम्सन रेड, इसको कह रहे हैं गोल्डन येलो, इसको कह रहे हैं लिलैक, इसको कह रहे हैं ब्लू, तो इंसान को चीजें इजीली याद हो जाती है। तो जरूर इसकी इनकी वीडियोस जाके ना, इनकी फ्लेम टेस्ट की वीडियोस जरूर देखना बच्चों। अच्छा बेटा, तो हमने ये फ्लेम कलर्स देख लिया। अच्छा, 3-4 फ्लेम कलर्स ना मैं और एडिशनल लिखवा रहा हूँ जो ग्रुप 1 ग्रुप 2 के नहीं है। जब फ्लेम कलर्स पढ़ ही रहे हैं तो साथ ही एक दफा फ्लेम कलर्स याद कर लें, ठीक है। सो ये अलग से मैं 3 के और लिखवा रहा हूँ, उनको भी आप याद रख लो, ठीक है। कॉपर जो है ना, वो ब्लू ग्रीन फ्लेम से जलता है, सही है। कॉपर का जो होता है वो ब्लू ग्रीन फ्लेम होता है, सही है। तो यहाँ ब्लू ग्रीन कलर तो नहीं होगा, सही है, मैं इसलिए ब्लैक से ही लिख रहा हूँ, ठीक है। कॉपर जो है ब्लू ग्रीन, जब उसको आप बर्न करते हो तो ब्लू ग्रीन फ्लेम आपको नजर आती है, ठीक है। इसके अलावा एमएन, ठीक है, इसकी ग्रीन फ्लेम होती है। इसके अलावा लेड, ठीक है, इसकी ब्लू फ्लेम होती है। तो ये अगर हम फ्लेम टेस्ट पढ़ ही रहते हैं तो मैंने कहा ये एडिशनल फ्लेम्स जो हैं, 2-3 फ्लेम्स हैं, ये भी तुम लोगों को पता होनी चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद अब जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं, ठीक है, हमने बात कर ली थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल स्टेबिलिटी। अब जो जनरल ट्रेंड्स की मैं बात करने लगा हूं ना, वो समझना थोड़ा सा, ठीक है। अब मैं बात करने लगा हूं सॉल्युबिलिटी, सही है। किसकी बात करने लगा हूं, सॉल्युबिलिटी, यानी ग्रुप 1 ग्रुप 2 के जो सॉल्ट्स कह लो या आयनिक कंपाउंड्स कह लो या जर्नल इन जर्नल कह लो, कंपाउंड्स जो है उनकी सॉल्युबिलिटी का क्या ट्रेंड है, डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है या डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है, ये बात अब हम पढ़ने लगे। सो अब हम किसका ट्रेंड पढ़ने लगे ग्रुप 1 ग्रुप 2 में, सॉल्युबिलिटी। ओके। अब बेटा यहाँ पे ना मैं बता भी दूंगा कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और उसके आप लोगों को थोड़ा सा वही बताऊंगा कि कहाँ आपने ये पहले भी पढ़ा होगा पर आप लोग का वहाँ उस वक्त इतना बेसिकली दिमाग गया नहीं होगा कि ये इससे लिंक्ड है, ठीक है। तो अभी हम पहले बात करते हैं सॉल्युबिलिटी में, ठीक है। तो बेटा सॉल्युबिलिटी में सबसे पहले एक जर्नल रूल लिखवा रहा हूं, उसको याद रखना फॉर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दोनों के लिए। इन जर्नल इन जर्नल इन जर्नल solubility of S block compounds decreases down the group, यानी जर्नली जितना डाउन द ग्रुप जाते रहोगे सॉल्युबिलिटी क्या होती रहेगी बेटा, डिक्रीज होती रहेगी, सही है। ये जर्नल ट्रेंड है। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो मैंने उसके लिए अलग टेबल बना लिया है, सही है, जिसमें ट्रेंड थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। उसका ट्रेंड क्या है, उन एक्सेप्शंस का ट्रेंड क्या है कि कुछ चंद एनाइंस वाले सॉल्ट, बेसिकली मैं बिजली कैटाइन तो तुम लोग को पता है क्योंकि ग्रुप 1 ग्रुप 2 से ही कैटाइन आएंगे, तो उसके साथ जो एनाइंस होंगे, अगर ये एनाइंस लगे हुए होंगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड कुछ उल्टा हो जाएगा, वो एक्सेप्शंस लिखने लगा हूं, सही है। तो अब सॉल्युबिलिटी में जर्नल ट्रेंड जरूर याद रखो, उसके बाद ये टेबल बच्चों को जरूर याद होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या बोलते हैं, देखो
फिर इसमें भी फर्दर ना एक्सेप्शंस की भी एक्सेप्शंस आ जाती हैं। तो मैं कहूंगा जो अभी जितनी एक्सेप्शंस बता रहा हूँ उससे 99% हो जाने चाहिए सवाल सॉल्व। लेकिन बात यह है कि अगर एक्सेप्शंस की भी एक्सेप्शंस आ गई, ठीक है, तो फिर मसला हो सकता है। तो अभी इंपॉर्टेंट बात यह कि थोड़ा सा एक्सेप्शन समझो क्या है, जो इस ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है, बेसिकली कुछ उल्टी बात कर रहे हैं, सुनना। और ये टेबल्स अपने अपने कॉपी में जरूर बना लेना बेटा। ओ, ओ ठीक है, तो यहां मैं जो लिखने लगा हूं वो है एनाइंस बेटा, और यहां पे जो मैं लिखने लगा हूं वो लिखूंगा ग्रुप वन के जो एक्सेप्शंस हैं और ग्रुप टू के। तो बेटा अगर ये एक्सेप्शंस और ये जनरल ट्रेंड याद रख लोगे तो इनशाला इनशाला 99% जो सवालात है वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, फिर एक्सेप्शंस की भी एक्सेप्शंस आ गई तो उसके लिए अलग से आपको याद करना पड़ेगा, सही है। सो अभी पहले सुनो एक्सेप्शन क्या है, ठीक है। पहले पहले मैं लिख देता हूँ एनाइंस के नाम नाम कौन कौन से नाम है, इधर सुनना गौर से। ग्रुप वन के अंदर अगर आपको एक सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड फ्लोराइड आयन के साथ मिल रहा है, ग्रुप वन के किसी मेटल का, ऑक्साइड आयन के साथ मिल रहा है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन के साथ मिल रहा है, कार्बोनेट आयन के साथ मिल रहा है, बायकार्ब आयन बायकार्बोनेट आयन के साथ मिल रहा है, सल्फेट आयन के साथ मिल रहा है, या सल्फाइट आयन के साथ मिल रहा है, तो बेटा इनका ट्रेंड थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। हमने जनरल ट्रेंड की क्या बात की, इन जनरल सॉल्युबिलिटी ऑफ एस ब्लॉक कंपाउंड्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, लेकिन अगर इनके साथ है ग्रुप वन के सॉल्ट या कंपाउंड इन एनाइन के साथ हैं आपके, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी डाउन द ग्रुप, सही है। अच्छा, ग्रुप टू में क्या एक्सेप्शन है बेटा, वो लिखो। ग्रुप टू के भी सॉल्ट्स या आयनिक कंपाउंड विथ फ्लोराइड आइन, ऑक्साइड आइन, हाइड्रो ऑक्साइड आइन एंड ऑक्सलेट आइन C2O4 -2, इसको क्या कहते हैं, ऑक्सलेट आइन, ठीक है। सो बेसिकली एक्सेप्शन में मैंने क्या लिखा, एक्सेप्शन क्या है, बेसिकली उल्टी है बिल्कुल, मतलब एक्सेप्शन में कहानी बिल्कुल उल्टी है, यानी जो जनरल ट्रेंड है सॉल्युबिलिटी का वो एक्सेप्शन फॉलो नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्शन उससे अपोजिट काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जनरल ट्रेंड क्या कह रहा है कि कोई भी एस ब्लॉक का आयनिक कंपाउंड उठा लो, जनरल ट्रेंड ये है कि उनके जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। एक्सेप्शन ये कह रहा है कि अगर भाई इन एनाइंस के साथ ग्रुप वन के सॉल्ट हुए या आयनिक कंपाउंड हुआ और ग्रुप टू के जो आयनिक कंपाउंड हुए इन एनाइंस के साथ हुए, तो जैसे जैसे तुम डाउन द ग्रुप जाओगे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं होगी। सो यहाँ पे लिख दो एक्सेप्शन क्या कह रहा है, ये दो पूरा टेबल क्या बता रहा है, बेसिकली इन एनाइंस के साथ अगर सॉल्ट होगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी डाउन द ग्रुप, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो बेटा हमने क्या बात की, सॉल्युबिलिटी के ट्रेंड की बात की कि अगर आप एस ब्लॉक एलिमेंट्स एस ब्लॉक के कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो जनरल ट्रेंड कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और ये कुछ एक्सेप्शन है जो ये बता रहा है कि अगर ग्रुप वन के सॉल्ट इन एनाइंस के साथ है, आयनिक कंपाउंड इन एनाइंस के साथ हैं, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप, और ग्रुप टू के जो आयनिक कंपाउंड है इन एनाइंस के साथ है तो उनकी भी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप। सो एक्सेप्शन में इंक्रीज डाउन द ग्रुप एंड जर्नल ट्रेंड क्या है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, ठीक है। मैं कहता हूं, और ये जो एग्जांपल दे रहा हूं ना, ये स्पेसिफिकली दे रहा हूं ताकि तुम लोग को एक्सेप्शंस की भी एक्सेप्शन समझ में आए, ठीक है। इधर सुनना,
अब मुझे ना इनको अरेंज करना है ऑन द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, या बेसिकली कौन कितना ज्यादा सॉल्युबल है, किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, उस बेसिस पे मुझे अरेंज करना है। ठीक है, तो बेरिलियम फ्लोराइड, ठीक है मेरा पहला। दूसरा मैंने लिखा मैग्नीशियम फ्लोराइड, और उसके बाद तीसरा है मेरे पास कैल्शियम फ्लोराइड, चौथा है स्ट्रॉन्ट्रियम फ्लोराइड, एंड पांचवा है, किधर गया मेरा माउस, पांचवा है बेरियम फ्लोराइड। बेटा अब इनको ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी आपने अरेंज करना है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ। ठीक है, हम अरेंज कर रहे हैं फ्रॉम लेस सॉल्युबल टू मोर सॉल्युबल। ठीक है, हमारा जो ट्रेंड है, बेसिकली मैं यहाँ जो ट्रेंड लिखूंगा वो लेस सॉल्युबल से मोर सॉल्युबल पे। अच्छा, अगर हम ट्रेंड को देखें तो हमने बात की थी ये सारे कौन से हैं, ये है ग्रुप टू। सही, तो ग्रुप टू के अंदर हम गए तो ग्रुप टू में क्या एक्सेप्शन में फ्लोराइड आयन आ रहा है, हमने कहा फ्लोराइड आयन आ रहा है, ये रहा एफ नेगेटिव। यानी यहाँ एक्सेप्शन लगेगी। एक्सेप्शन क्या कहती है कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, यानी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी। तो अगर मैं लिखूं तो सबसे पहला ग्रुप टू में होता है बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर होता है कैल्शियम, फिर होता है स्ट्रॉन्टियम, और सबसे एंड में होता है बेरियम। कुछ इस तरह ही होता है। ठीक है, और एक्सेप्शन क्या कह रही है, डाउन द ग्रुप जा रहे हो फॉर फ्लोराइड आइन। बेसिकली फ्लोराइड आइन के एनाइन के साथ जो इन्होंने आयनिक कंपाउंड या सॉल्ट बनाया हुआ है या कंपाउंड बनाया हुआ है बेसिकली, सो डाउन द ग्रुप उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि ये एक्सेप्शन के अंदर आ रहे हैं, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो अब उस हिसाब से अरेंज करते हैं, तो सबसे लेस सॉल्युबल कौन होगा, जो सबसे ऊपर होगा ग्रुप में, तो बेरिलियम सबसे लेस सॉल्युबल होना चाहिए। ठीक है, बेरिलियम सबसे लेस सॉल्युबल होना चाहिए, तो सबसे लेस सॉल्युबल मैंने लिखा बेरिलियम। उसके बाद आपकी जो सॉल्युबिलिटी होगी सबसे लेस वो होगी मैग्नीशियम, क्योंकि ग्रुप में अगला ये है बेसिकली, मतलब सबसे लेस नहीं, उसके बाद बेरिलियम से ज्यादा पर बाकियों से कम मैग्नीशियम फ्लोराइड की होगी। और फिर कैल्शियम की थोड़ी सी ज्यादा होगी क्योंकि और डाउन द ग्रुप है। फिर स्ट्रॉन्ट्रियम की होगी, स्ट्रॉन्ट्रियम फ्लोराइड। फिर उसके बाद बेरियम फ्लोराइड की होगी। ठीक है, नॉर्मली एक्सेप्शंस को फॉलो करते हुए आप यही लिखते हैं, और जनरल ट्रेंड को भी देखते हुए या एक्सेप्शंस को फॉलो करते हुए ये लिखते हैं। अब बात यहाँ पे एक्सेप्शंस की, एक्सेप्शन की है बेटा, यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताने लगूं कि बेटा असल में ये आंसर पूरा सही है, बस एक चीज गलत है। हमने ये देखा सॉल्युबिलिटी में कि जब हमने प्रैक्टिकल करके देखा तो हमें नजर आया जो बेरिलियम फ्लोराइड है वो इन सब में से सबसे ज्यादा सॉल्युबल है। यानी आपका ये जो वन लिखा था मैंने इन रोमन नंबर, ये वन सबसे ज्यादा सॉल्युबल है। सही है, तो ये आप लोग ने हाईलाइट कर लेना है यहाँ पे कि ये एक एक्सेप्शन की भी एक्सेप्शन है जो आप लोगों को याद होनी चाहिए बच्चों। यहाँ एक्सेप्शन की भी एक्सेप्शन है, बेरिलियम फ्लोराइड मतलब बेसिकली इस ग्रुप टू में सबसे ज्यादा सॉल्युबल है। अगर हम फ्लोराइड मतलब ग्रुप टू के फ्लोराइड के आयनिक कंपाउंड्स की हम बात करें तो उसमें बेरिलियम फ्लोराइड सबसे ज्यादा सॉल्युबल है, उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है बच्चों। अच्छा, अब मैंने सॉल्युबिलिटी ऑर्डर थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब सुनना एक और बात। ठीक है, यहाँ पे ना बड़ी जो एग्जामिनर को दिलचस्पी होती है सवालात में ना, वो यहाँ से होती है। वो ग्रुप टू के ना आपको सल्फेट्स के बारे में ज्यादा पूछेगा, ग्रुप टू के हाइड्रो ऑक्साइड्स के बारे में आपको बहुत ज्यादा पूछेगा। सही है, तो याद रखना, याद रखना। ठीक है, ग्रुप टू के सल्फेट्स एंड ग्रुप टू के हाइड्रो ऑक्साइड वो बहुत पूछता है, और मेरे भी एग्जाम्स में बहुत आते थे। सही, तो ये ग्रुप टू के सल्फेट्स एंड ग्रुप टू के हाइड्रोक्साइड्स का बड़ा ही है। ठीक है, तो अब अगर मैं एक सवाल दूं कि यार हम ले लेते हैं सबसे पहले ग्रुप टू के सल्फेट्स, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर हमें बताना है ऑफ सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर ऑफ, इनको अरेंज करना है हमने। सही है, बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम, ओ मैंने आंसर लिख दिया, मैग्नीशियम सल्फेट। खैर है, अभी एक का ही पता चला है आप लोगों को, मैग्नीशियम सल्फेट। इसके बाद हम तीसरा है हमारा कैल्शियम सल्फेट, फोर्थ इज स्ट्रॉन्ट्रियम सल्फेट, एंड अच्छा ये आर थोड़ा सा स्मॉल बनाना है, ठीक है मैंने ज्यादा बना दिया स्ट्रॉन्ट्रियम में बड़ा। एंड फिफ्थ हम ले लेते हैं बेरियम सल्फेट। तो ये बेरियम और बेरिलियम में बेटा फर्क करना, ठीक है। अच्छा,
अब इनको सॉल्युबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करना है बेटा। सो इधर आओ, अब देखते हैं बेटा ग्रुप टू में एक्सेप्शनल में क्या सल्फेट आयन आता है, ये सारे ग्रुप टू के है ना। सो देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, ये ग्रुप टू है। सो ग्रुप टू में सल्फेट, ग्रुप टू में क्या सल्फेट आयन एक्सेप्शन में आता है? नहीं है, एक्सेप्शन में मैंने नहीं लिखा, यानी वो क्या फॉलो करेगा? जनरल ट्रेंड। यानी सल्फेट आयन की सॉल्युबिलिटी, सॉरी सल्फेट आयन कह रहा हूँ, जो सल्फेट एनाइन वाले आयनिक कंपाउंड है ग्रुप टू के, वो डाउन द ग्रुप उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। यानी अब ये जर्नल ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, इस केस में क्या फॉलो हो रहा है? जनरल ट्रेंड। तो इनका ग्रुप लिखो कैसे? सबसे पहले आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, उसके बाद स्ट्रॉन्ट्रियम, फिर आता है बेरियम। अब डाउन द ग्रुप जाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। यानी अगर इनको सॉल्युबिलिटी ऑर्डर में देखना है तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा बेरिलियम सल्फेट, उसके बाद क्या होगा? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी, यानी मैग्नीशियम सल्फेट फिर और कम सॉल्युबल होगा, फिर कैल्शियम सल्फेट और कम सॉल्युबल होगा बच्चों। इसके अलावा फिर आपका स्ट्रॉन्टियम सल्फेट और लेस सॉल्युबल होगा। एंड सबसे एंड में बिल्कुल 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 कहते हैं कि इसमें तो आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट सब में बेसिकली थोड़े थोड़े आ रहे होंगे, लेकिन बेरिलियम सल्फेट के लिए याद रखो कि बेसिकली बिल्कुल सॉल्युबल नहीं होगा, सही है। और मतलब अगर कुछ लोग कहते हैं थोड़ा बहुत सॉल्युबल होगा, लेकिन ये बिल्कुल सॉल्युबल नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल सॉल्युबल नहीं होगा बेरियम सल्फेट, सही। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब मैंने ये स्पेसिफिकली क्यों बताया बेरियम सल्फेट का, सुनना बेटा। अगर आप लोगों को याद हो, थोड़ा बहुत याद हो, एटीपी जिसने किया है, तो टेस्ट फॉर एनाइंस के अंदर आप सल्फेट आइन को टेस्ट करते थे। टेस्ट फॉर एनाइंस के अंदर आप किसको टेस्ट करते थे? सल्फेट आइंस को, ठीक है। तो बेटा सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन सा है? बेरिलियम सल्फेट, फिर मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंटियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट बिल्कुल ही तो बहुत थोड़ा सा सॉल्युबल है, सही है। बिल्कुल समझ लो ना सॉल्युबलाइज होने के बराबर, सही है। बहुत कम है इसकी सॉल्युबिलिटी, सही, क्योंकि डाउन द ग्रुप है सॉल्युबिलिटी ऑर्डर। डाउन द ग्रुप सल्फेट, ग्रुप टू के सल्फेट्स का क्या होता है? डिक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। तो हम जब सल्फेट आइन का टेस्ट करते थे बेटा, सल्फेट आइन का SO4 -2 आयन का टेस्ट करते थे, तो हम क्या करते थे? सबसे पहले बोलते थे नाइट्रिक एसिड डालो, ऐड नाइट्रिक एसिड, और उसके बाद क्या करते थे? फिर फर्दर हम बोलते थे ऐड बेरियम नाइट्रेट, ऐड बेरियम नाइट्रेट, BaNO, ऐड बेरियम नाइट्रेट। इसके सामने आगे लिख लो, ठीक है। जो नाम लिखते जा रहा हूँ उसको उसी वक्त बेटा याद करो, से बेसिकली पता तो होना चाहिए। बेरियम नाइट्रेट। अब सुनना होता क्या है, जब तुम बेरियम नाइट्रेट डालते हो, तो अगर फॉर सपोज मैं कह रहा हूं तुम्हारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, सुनना गौर से, तुम्हारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, बहुत बड़ी बन गई है, खैर फोकस हुई है। इसके अंदर अगर मुझे इस सॉल्यूशन को टेस्ट करना है, मुझे लग रहा है सल्फेट आयन है, तो मैं मान लेता हूं इसके अंदर सल्फेट आयन है। जब तुम ऊपर से बेरियम नाइट्रेट डालोगे, नाइट्रिक एसिड तो कार्बोनेट्स को चेक करने के लिए आप डालते हो, लेकिन अब अगर तुम ऊपर से क्या डालोगे? बेरियम नाइट्रेट डालोगे, सुनना। सो क्या होगा जब ये जाएगा बेरियम नाइट्रेट नीचे, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? बेरियम आइंस एंड नाइट्रेट आइंस। सो बेरियम नाइट्रेट क्या प्रोड्यूस करे? बेरियम आइंस दे रहे हैं, बेरियम आइन दे रहे हैं। अब क्या होगा? ये बेरियम आइन सल्फेट आइन के साथ मिलके क्या बना लेंगे बेटा? ये मिलके क्या बना लेंगे? बेरियम सल्फेट बना लेंगे, जो कि क्या है? इनसॉल्युबल है, जो कि इनसॉल्युबल है। सो आपको क्या मिलेगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट। व्हाइट प्रेसिपिटेट कहते हैं इनसॉल्युबल, बेसिकली प्रेसिपिटेट जब बनते हैं जब कोई चीज इनसॉल्युबल हो, तो व्हाइट कलर के दाने 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 सॉल्यूशन में बनते हुए दिखेंगे। और अगर ये दाने 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 बनते हुए दिख गए, और जब आपने बेरियम नाइट्रेट डाला और नाइट्रिक एसिड डाला, इट मींस सल्फेट आइन इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सो इसके पीछे कहानी समझ में आई कि बेरियम सल्फेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको नजर आते हैं असल में। क्यों ना नजर आते हैं? बिकॉज बेरियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी बहुत कम है। वो क्यों कम है? तो मैंने ट्रेंड बताया, डाउन द ग्रुप यहाँ पे जर्नल ट्रेंड फॉलो हो रहा है फॉर सल्फेट्स ऑफ ग्रुप टू। जर्नल ट्रेंड क्या कहता है? डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। अच्छा बेटा, तो इधर सुनो। तो बच्चों सुनना कि हमने यहाँ पे मैंने सल्फेट्स का आपको ग्रुप टू के सल्फेट्स का सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बता दिया। अब हम बात करते हैं बेसिकली सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप टू हाइड्रोक्साइड्स। सॉल्युबिलिटी
ऑफ ग्रुप 2 हाइड्रो ऑक्साइड्स की बात करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन, ठीक है। नहीं बताते लोग अक्सर, क्योंकि वो एक्सेप्शन बता देते हैं, तो वो कहते हैं यार बच्चों को तो इतना आइडिया होना चाहिए। सही है, तो मैं यहाँ पे वही लिख रहा हूँ। सही है, हम बात करते हैं बेरिलियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, बेरिलियम को छोड़ो। सही है, अभी हम मैग्नीशियम मैग्नीशियम लिख लेते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड लेता हूँ मैं, MgOH2। इसके अलावा फिर उसके बाद हम आते हैं कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, और इसके अलावा फर्दर आते हैं स्ट्रॉन्ट्रियम हाइड्रो ऑक्साइड, एंड सबसे एंड में आ जाते हैं बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड पे। तो अगर इनकी सॉलिबिलिटी ऑर्डर देखें तो भाई सबसे पहले गए आप एक्सेप्शन में। सही, सबसे पहले जनरल ट्रेंड तो आपको पता है, डाउन द ग्रुप सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी। ग्रुप 2 में गए, हमने देखा हाइड्रो ऑक्साइड आयन है, ये एक्सेप्शन में आ रहा है। एक्सेप्शन क्या कहती है? सॉलिबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो भाई क्या होगा यहाँ पे? डाउन द ग्रुप क्या होगी? सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी। अब जल्दी से मैग्नीशियम से डाउन द ग्रुप जाने की कोशिश करो। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम, बेरियम, यानी डाउन द ग्रुप जाओगे तो सॉलिबिलिटी क्या होगी? क्योंकि ये एक्सेप्शन में आ रहा है तो इंक्रीज होगी। सो मुझे एक बात बताओ, सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा? बेरियम हाइड्रोक्साइड। सही, तो इसका सॉलिबिलिटी ऑर्डर क्या लिखेंगे कि बेरियम हाइड्रोक्साइड सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा, फिर स्ट्रॉन्टियम थोड़ा सा लेस, फिर कैल्शियम थोड़ा और कम सॉल्युबल, और सबसे एंड में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और आप लोग ने बहुत जगह पढ़ा भी होगा कि MgOH इनसॉल्युबल होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रहे होते हैं। ठीक है, जब आप मैग्नीशियम रिबन को पेट्री डिश के अंदर वाटर के अंदर डाल देते हो तो स्लोली स्लो स्लो बबल्स निकल रहे होते हैं, और वाइट 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 वो बन रहा होता है। ठीक है, प्रेसिपिटेट्स वगैरह। सो बेसिकली द पॉइंट इज, तो आपको सॉल्युबिलिटी यहाँ पे समझ आनी चाहिए कि बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड ग्रुप 2 में सबसे ज्यादा सॉल्युबल है। अच्छा, तो हमारे क्वेश्चन में ना यहाँ पे ये सवाल आता था कि बताओ किसका ना कलरलेस सॉल्यूशन होगा। तो भाई जो सॉल्युबल होगा सबसे ज्यादा उसी का आपको कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा ना, सारी चीजें डिसॉल्व होंगी। सो बेरियम हाइड्रोक्साइड का हमेशा याद रखना, इसका कलरलेस सॉल्यूशन मिलेगा। सही है, बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा, इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, सबसे ज्यादा इन द सेंस ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड में सबसे ज्यादा है इसकी। सही है, एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड की बेटा पीएच जो है ना, अराउंड सोडियम हाइड्रोक्साइड की पीएच के अराउंड है। सही है, तकरीबन तकरीबन इसकी भी पीएच आपको 13.5 मिलती है। सही है, अल्कलाइन होती है। सही है, आप लोगों को पता होगा, इनिशियली मैंने फर्स्ट फर्स्ट लेक्चर में यही आप लोगों को बताया था कि जो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स है, दे आर बेसिक, या आप बोलो अल्कलाइन इन नेचर। सो ये हमने यहाँ पे सॉल्युबिलिटी का डिस्कशन कर लिया पूरा, और ट्रेंड्स इन सॉल्युबिलिटी समझ में आ गई, और ये टेबल भी समझ में आ गया, ये जनरल ट्रेंड या एक्सेप्शन किस तरह आपने अप्लाई करनी है। फिर दो तीन जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आप लोगों को अच्छी तरह क्लियर कर दी। अच्छा, अब यहाँ पे हम स्पेसिफिकली, अब हम अल्कली मेटल्स की कहानी हम स्टार्ट करें, यानी ग्रुप 1 की हम स्पेसिफिकली कहानी स्टार्ट करें, यानी अब हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे अल्कली मेटल्स को। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो कॉमन चीजें पढ़ रहे थे, अल्कली ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, और पूरा एस ब्लॉक को लेके चल रहे थे। अब हम अल्कली मेटल्स पे आ रहे हैं, स्पेसिफिकली अल्कली मेटल्स। तो अल्कली मेटल्स के बारे में कुछ खास बात पढ़ते हैं सबसे पहले। सबसे पहला पॉइंट लिखो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट जो है वो है देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अब बच्चे बोलेंगे सर इतनी दफा आप ये बता रहे हैं, बेटा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार 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 इस पॉइंट को रिपीट करता हूँ, ताकि तुम इसको मेमोराइज कर लो, तुम्हें इस पॉइंट की अहमियत समझ में आए। सही है, देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, आर बेसिक इन नेचर। अच्छा, अगर हम इसमें क्या बोलते हैं, एक और बात करें तो बेटा याद रखना, ग्रुप 1 जो है अल्कली मेटल्स है ना, वो हाईली रिएक्टिव है। सही है, हाईली रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी काफी लो है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है बेसिकली? अगर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड अलग अलग करके नहीं बोले, एक जनरलाइज बोल दें तो बेसिकली कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है गैशियस उस स्टेट में इलेक्ट्रॉन को बेसिकली बाहर रिमूव करने के लिए। ठीक है, अगर हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की मैं आप लोगों को डेफिनेशन बताऊं तो क्या है कि किसी भी गैशियस एटम में से क्या बोलते हैं, 1 मोल ऑफ गैशियस एटम में से आप क्या करो, 1 मोल ऑफ गैशियस मोनोपॉजिटिव आयन बनाओ। तो क्या होगा, यानी एक एटम, एक गैशियस एटम को आप बेसिकली +1 वाला, बेसिकली मैं अगर यहाँ लिख के दिखाऊं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या है कि ये गैशियस एटम था, इसमें से आपने क्या बनाया, 1 मोल ऑफ गैशियस मोनोपॉजिटिव, +1, मोनोपॉजिटिव मीन्स सिंगल, एक पॉजिटिव, यानी 1 +1 चार्ज लगा हुआ गैशियस आयन बना लूं।
तो इसके साथ क्या निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। सो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको आपने कहा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो अल्कली मेटल्स में तो अभी मैं सिर्फ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में, आउटर शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। सो बेसिकली द पॉइंट इज कि इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी ना काफी लो है, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन निकालना है उसको जो एनर्जी देनी पड़ेगी निकालने के लिए वो काफी कम है। तो दे इजीली लूज इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स व्हाई दे आर हाईली रिएक्टिव। सही है, तो ये आपको कभी भी, आपको क्या बोलते हैं, अकेले पड़े हुए नहीं मिलेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जमीन में से सोडियम अकेला निकलता हुआ नजर आया। ये आपको हमेशा कंपाउंड स्टेट में, यानी किसी से किसी से कंपाउंड बना के फॉर्म हुए हुए मिलेंगे। सही है, तो आपको कभी भी ये एटॉमिक स्टेट में आपको कभी भी नहीं मिलेंगे, बिकॉज ये बहुत रिएक्टिव है बच्चों, बहुत रिएक्टिव है। सुनना, सो बेसिकली मैंने क्या बोला, ड्यू टू ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी, हाई रिएक्टिविटी क्यों है, बिकॉज आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, लो है। तो लो आयोनाइजेशन एनर्जी भी लिख दो। दे आर फाउंड इन कंपाउंड स्टेट, यानी दे आर फाउंड, इसलिए कंपाउंड फॉर्म करे हुए मिलते हैं आपको। सही है, कभी भी ये नहीं मिलेगा कि सोडियम अकेला आपको जमीन पे मिल गया। सही है, ठीक है। आपको क्या मिल रहा है, हम बात करें तो सोडियम क्लोराइड मिल रहा होता है। सही है, नमक मिल रहा होता है। सही है, तो कंपाउंड फॉर्म में मिल रहा है। सही है, ठीक है। तो दे आर फाउंड इन, अच्छा वर्ड है यहाँ पे एक और, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा बच्चों अभी। तो अभी कंपाउंड स्टेट मीनिंग अगर आप लोग को समझ में आ जाता है उतना काफी है आप लोग के लिए अभी के लिए। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो बेटा अपने अंदर। अच्छा, अगली बात अल्कली मेटल्स के बारे में, दे आर सॉफ्ट। सही है, ठीक है, दे आर वेरी सॉफ्ट बच्चों। अल्कली मेटल्स जो है ना बेसिकली बहुत सॉफ्ट है। सही है, क्यों सॉफ्ट होते हैं अल्कली मेटल्स, तो बेसिकली इसके एग्जांपल ये है कि आप इनको छुरी से भी इजीली कट कर सकते हो, इतने सॉफ्ट होते हैं। सही है, तो अल्कली मेटल्स ड्यू टू वीक मेटालिक फोर्सेस बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। मेटालिक फोर्सेस आप समझ लो, अगर आप लोग ने मेटालिक बॉन्डिंग वगैरह पढ़ी होगी तो आप लोग को समझ आती होगी ये बात। सही है, तो अभी ये चीज याद रखो बेटा कि अल्कली मेटल्स ड्यू टू वीक मेटालिक फोर्सेस आर वेरी सॉफ्ट। तो ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं ये। और इसके आगे अपने पास पॉइंट लिख लो बिल्कुल कंटिन्यूटी में, कि दे कैन बी कट विद अ नाइफ, उसको आप इजीली नाइफ से कट कर सकते हो, इतने सॉफ्ट होते हैं। दे कैन बी कट इजीली विद नाइफ। अच्छा बेटा, फिर आज बस हम ये लास्ट पॉइंट डिस्कस करें अल्कली मेटल्स के बारे में। लास्ट का मतलब ये नहीं है कि ये यहाँ पे एंड हो गया है, लेकिन बेसिकली मैं लेक्चर यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। तो अल्कली मेटल्स की एक और बात ये है कि इनको जो आप स्टोर करते हो ना, अगर आपके लैब्स वगैरह में आपने देखा होगा, तो आप इनको स्टोरेज इनकी ना थोड़ी सी डिफरेंट है। बिकॉज अगर आप इनको खुला छोड़ दोगे ना तो ये बहुत रिएक्टिव है। ये नमी, पानी, हवा, एयर, ऑक्सीजन, इन सब से रिएक्ट कर जाएंगे बेटा। सही है, फौरन से रिएक्ट कर जाएंगे। सही है, सो बेसिकली दे आर वेरी रिएक्टिव, तो इनको ऐसे खुला नहीं छोड़ा जा सकता। सही है, आजाद नहीं किया जा सकता। सो इनकी स्टोरेज, इन अल्कली मेटल्स की स्टोरेज बेसिकली हम किस तरह करते हैं, दे आर स्टोर्ड इन केरोसिन। सही, इनको किसके अंदर, केरोसिन ऑयल के अंदर इनको स्टोर करते हैं। दे आर स्टोर्ड इन केरोसिन। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा एक्सेप्शन नहीं है बेसिकली। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो लिथियम की डेंसिटी है ना वो काफी कम है। सही है, तो होता ये है कि लिथियम को केरोसिन के अंदर डालो ना तो ऊपर आ जाता है। सही, और रिएक्ट कर सकता है हवा से। सो हमने लिथियम के लिए स्पेसिफिकली क्या किया है, ठीक है, हम क्या करते हैं लिथियम के लिए स्पेसिफिकली, ठीक है, कि ना कुछ बच्चों का सवाल हो सकता है, सर लिथियम को पत्थर से बांध दो, डोरी से बांध दो, और नीचे पत्थर नीचे बीकर में रख दो, ये केरोसिन में या किसी बोतल में पत्थर, बेसिकली पत्थर से बांध के छोड़ दो, तो ये तो नीचे रह जाएगा बेटा। धागा जो तुमने बांधा होगा ना, तो अभी मैंने जो ऊपर एक प्रॉपर्टी लिखी, ठीक है, बहुत इजीली कट हो सकते हैं नाइफ और इससे, तो बेटा बहुत सॉफ्ट होते हैं। जहाँ धागा बांधोगे ना इन मेटल्स में, वहां से ब्रेक हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। सो बात यही है कि द पॉइंट इज हमें कुछ अच्छा तरीका ढूंढना चाहिए। ठीक है, तो केरोसिन जो लिथियम है ना आपका, वो लिथियम लेस डेंस है। ये ऊपर फ्लोट कर जाता है केरोस। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिथियम, ठीक है, अब मैं एक यूं करके ना, ये जो ब्लॉक लिया है मैंने, ये समझो लिथियम भैया है। ठीक है, लिथियम भैया के अराउंड मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जुक 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 करके पैराफीन,
पैराफिन की लेयर चढ़ा देता हूँ। तो ये क्या होता है, इसकी डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो होता क्या है, पैराफिन लेयर चढ़ाने की वजह से, ये पैराफिन लेयर से कवर करने की वजह से होता क्या है, ये थोड़ा सा डेंस हो जाता है, तो अब ये केरोसिन में फ्लोट नहीं करेगा, अब ये केरोसिन में फ्लोट नहीं करेगा, और फिर आप इसको क्या बोलते हैं, केरोसिन के अंदर स्टोर कर सकते हो। से ये क्या है, ये जो ब्लू से मैं लिक्विड बना रहा हूँ, दिस इज केरोसिन। ये अभी भी मैंने हवा में रखा हुआ है, नहीं समझ लो नीचे चला जाएगा, से केरोसिन। अच्छा, बात ये है कि बेटा इसका मतलब ये नहीं है कि आप डब्बा भी, लिड भी नहीं लगा रहे हो, लिड लगाओगे, कवरिंग जरूर करोगे, सही है, ताकि जो थोड़े बहुत चांसेस भी रिएक्ट होने के विद एयर एंड विद वाटर विद ह्यूमिडिटी, वो बिल्कुल भी ना हो। तो इस तरह आप अल्कली मेटल्स को स्टोर करते हो, बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव, बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव, लिख लो अपने पास, दे आर हाईली रिएक्टिव। ठीक है, और किसके साथ कर सकते हैं रिएक्शन, तो वाटर, ठीक है, नमी, ह्यूमिडिटी, ऑक्सीजन, ठीक है, हवा में, एयर में ऑक्सीजन है, तो उसके साथ फौरन रिएक्ट कर जाते हैं, सही है। तो इनको आपको इस फॉर्म में स्टोर करना होगा, अपनी लैब्स में जाके जरूर देखना, आप लोगों को नजर आएगा, कभी टीचर्स, लैब असिस्टेंट से कहना कि हमें सोडियम दिखाएं किस तरह स्टोर हुआ हो, तो आपको सोडियम और ये जो बड़े अल्कली मेटल्स हैं, सोडियम ज्यादातर होता है, तो सोडियम का पूछना, वो आपको दिखाएंगे कि सोडियम किस तरह क्या बोलते हैं, इस तरह केरोसिन के अंदर उन्होंने बेसिकली कवर, बेसिकली उसको डुबा के रखा है, और फिर उसको इतना अच्छी तरह टाइटली पैक किया हुआ है, जिस जो भी बॉटल है या जो भी वो कंटेनर है। सो इनको इसी तरह रखना पड़ता है, वरना बेटा बहुत खतरनाक रिएक्शन हो जाए, दे आर हाईली रिएक्टिव बच्चों।